चलो तो आज हम लोग जो हमारा पनोरमा का किताब है उसका एक कविता तो हमने पढ़ ली है। क्या था कविता के नाम? गॉड मेड द कंट्री। कौन है उसका राइटर कंपोजर? विलियम कॉपर। आज दूसरा कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कविता से चैप्टर 2 है। ठीक, पिछले सैटरडे फ्राइडे को हम लोग कहानी से चैप्टर 2 पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे? आरसी हचिंसन पढ़े थे पिछला सप्ताह। नाम बताओ। पिछले सप्ताह में अंग्रेजी पढ़े ना, क्या चीज पढ़े थे? ये पढ़ता रहो तो बताइए ना, कहिए परसों ना है तो पूरा बोलो, खाली इकोलॉजी इकोलॉजी कर रहा है। ये इकोलॉजी बिट कौन लिखा है? जॉन लेक्सा। ये सब आप याद रखिएगा राइटर के नाम, क्योंकि वो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। टेस्ट दिए होंगे तो देखे होंगे कि कभी राइटर के नाम देके नीचे होकर कहानी दे देता है, कभी कहानी देके होकर राइटर देता है। आज हम लोग उसी किताब से पहला तो हम तुम लोग पढ़ा चुके हैं, गॉड मेड द कंट्री। आज पढ़ने वाले हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड। ठीक, ये दूसरा हम लोग को कविता है यहाँ पर। अब आ जाओ इस कविता पर कि क्या है, कौन लिखा है, कब लिखा। देखो, ओड एंड सॉलिट्यूड, लिखने वाले व्यक्ति का नाम ऊपर लिखा हुआ है। क्या ची नाम है? अलेक्जेंडर पोप। ठीक, तो नाम याद रखना। ओड ऑन सॉलिट्यूड किसके द्वारा लिखा गया है? टाइम से आप लोग आइए, तब फट्ठा सब मारेंगे। चलो देखो, ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा गया है लड़कियां। अब इधर देखो, ये लिखा गया है किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। ठीक, तो थोड़ा सा पहले अलेक्जेंडर पोप के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। और आप लोग बीच में ऊपर नीचे करिएगा तो आप में ना जाइएगा, आपका चोटी आ जाएगा। तबियत ना का ठीक है? हाँ तेरी के लगता है कि पूरी बांटेगा। सूत्र सूत्र के सुनो, खाली खाली सुनने वाला है। देखो यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप का अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखो। अलेक्जेंडर पोप born in 1688 and died in 1744। दो क्वेश्चन तुमको यहीं पे बन गया ऑब्जेक्टिव। अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ है? 1688 में। मृत्यु कब हुई? 1744 में। was one of the greatest satirist of the early 18th century। ये जो व्यक्ति है अलेक्जेंडर पोप 18वीं शताब्दी में, यानी कि अपने टाइम पे जो ये चल रहा है 1744, तब यही 18वीं होगा। शताब्दी के बारे में बताएं कि कैसे देखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इनको 18वीं शताब्दी के महान व्यंग्यकारों में से एक माना जाता है। सैटायरिस्ट मतलब होता है व्यंग्यकार। अब तुनी के दिमाग में एक बात आएगा कि व्यंग्यकार कौन होता है? सटायर मतलब होता है व्यंग, और जो ये करता है उसको कहते हैं सटायरिस्ट, यानी कि व्यंग्यकार। लेकिन पहला सवाल हमको यही लग रहा है कि आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि व्यंग क्या होता है। Am I right? सही बात है, सही सोच रहे हैं? तो पहले जानो व्यंग क्या होता है। व्यंग एक ऐसा चीज होता है ना, जो कवि लिखे या कोई लेखक लिखेगा तो उन बातों को हो बढ़ेगा तुमको हंसी। ठीक, बातों को पढ़ने में सुनने में तुमको हंसी आएगी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश भी रहता है, मैसेज भी रहता है, जो अगर उसके गहराई में जाओ तो समझ में आएगा। यानी एक तरह से ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति का दिल टूट गया है तो खुश होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। लेकिन वो अपने इस दुख को इस प्रकार से तुम्हारे सामने रखेगा कि तुमको आएगी हंसी।
उसका दुख है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, तुम हंस रहे हो। लेकिन अगर उसके शब्दों की गहराई में जाओ तो अपने कुछ चीजों को बयां कर रहा है, अपने पर्सनल जो दुख है उसको बयां कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको किस चीज में लेते हैं, मस्ती में लेते हैं, मजाक में लेते हैं। तो व्यंग्य का वही काम होता है। मुद्दा कोई बहुत बड़ा रहता है, विशेष रहता है, उसके अंदर कई सारी गहराई छिपी रहती है, लेकिन पढ़ने में तुमको बढ़ेगा, उसमें हंसी आएगी, इंजॉय करते हुए पढ़ेगा उसको। ठीक, आज भी हमने के देश में ऐसे कई सारे लेखक हैं, कवि हैं जो व्यंग करते हैं। जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका हम हमेशा देखते हैं, उनका नाम है संपत सरल, बहुत ही अच्छा व्यंगकार है। ठीक, बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया से करते हैं ना। और ज्यादातर उनका जो रहता है तो शुरुआत से ही कि जिस पार्टी की सरकार रहती है उसी के ऊपर व्यंग करते हैं। अभी पिछले 10 साल 12 साल से देखो तो किनका है, बीजेपी की सरकार है, तो हमेशा वो सरकार के मोदी जी के व्यंग करते हैं। ठीक, करेंगे कुछ इस प्रकार की, तुमको आएगी हंसी, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज रहता है। तो हम तो उनको मानते हैं कि बहुत अच्छे व्यंगकार हैं, बहुत अच्छा से करते हैं। और भी कई सारे हैं, नाम उनका एक हमको याद आ रहा है, देखते हैं और कई सारे का, लेकिन उनका नाम याद है तो थोड़ा ज्यादा देखते हैं। ठीक, एक और है, उनका नाम सुरेंद्र शर्मा है। ठीक, अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं, हो सकता है कभी भी उनकी मृत्यु हो जाए। तो वो भी जो है वो पत्नी पे इतना बढ़िया से व्यंग करते हैं, तुम कुछ भी कर लो, पत्नी में कुछ ना कुछ वो कमी निकाल के व्यंग कर ही देंगे। ठीक, तो कुछ है ऐसे हमारे देश में अभी भी व्यंग का, ऐसे कई सारे आपको सिलेबस में भी हिंदी में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और शिक्षक आपको पहले ही बता देंगे कि ये जो है व्यंग है। तो उस टाइम पे तुम इस चीज को ध्यान रखना, देखना तुम कहानी को पढ़ते रहोगे तो तुमको आएगी हंसी, लेकिन उसमें कई सारे राज छुपे होंगे, गहराई में कई सारे मैसेजेस रहते हैं उसमें। तो सटायर मतलब समझ गया क्या होता है, व्यंग होता है। व्यंग मतलब समझ गया क्या, बोल तो रहे तो हंसी की बात हो रही है, लेकिन उसमें कुछ गहराई में कुछ संदेश भी है, कुछ मैसेजेस भी हैं। तो ये वही व्यक्ति हैं जो अपने टाइम में 18वीं शताब्दी में जितने भी व्यंग्यकार थे, सटायरिस्ट थे, उन सब में से एक इनकी भी गिनती होती थी। जो बड़े बड़े सटायर्स थे उनमें एक इनका भी नाम आता था। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक, इसके अलावा ये क्रिटिक भी थे। क्रिटिक मतलब समझता है, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, यानी आलोचना करने वाला। कोई भी मुद्दा पर जब इनको लगेगा कि ये सही है गलत है तो उस पर अपना टिप्पणी देते थे। ठीक, आलोचना भी करते थे, तो क्रिटिक के रूप में भी इनको जाना जाता है। बट ही इज रिमेम्बर्ड चीफली एज अ सटायरिस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा इनको जाना जाता है, मुख्य रूप से जाना जाता है किस चीज के लिए, व्यंग के लिए, एक व्यंगकार के रूप में। आलोचक के रूप में भी इनको हम मानते हैं, जानते हैं लोग, लेकिन ज्यादा किस चीज के लिए इनको जानते हैं, व्यंग के लिए, यानी सटायर्स के रूप में, एक सटायरिस्ट के रूप में इनको ज्यादा पहचान मिली। ठीक, अब आगे देखो, दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस इन द रेप ऑफ द लॉक। यहाँ पे देखो, इनका व्यंग करने का जो तरीका है वो एकदम बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। इनका एक रचना है जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। ठीक, ये हमको पढ़ना था बीए में। ठीक, तो बीए में ये पढ़े हैं, और सच में इसमें पढ़ेगा, अगर यहाँ पे तुनी के थोड़ा सा यहीं पे देख लो, थोड़ा हंसी की पात्र लगेगा नाम से। तुम लोग तो यहाँ पे द रेप ऑफ द लॉक मतलब क्या समझेगा, रेप मतलब तो बलात्कार होता है। ठीक, अनलॉक मतलब मान लो ताला होता है, तो पहले ही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ताला का बलात्कार है। थोड़ा सा व्यंग जैसा दिख रहा है नाम में ही देखो। ठीक, अगर सिंपल सिंपल हम लोग अपना निकाले तब, लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, उस कहानी में जब पढ़ोगे, एक चोटी के ऊपर कहानी है। लॉक मतलब यहाँ पे चोटी है, और उसका यहाँ पे शोषण होने वाला है। एक महिला का चोटी काट लिया जाता है पीछे से। ठीक, उस चोटी को काटने के बाद पूरा जो कहानी चलता है, उस कहानी में तुमको हर जगह हंसी बढ़ेगी कि ये कौन सा बात हुआ, लेकिन उसके माध्यम से गहराई से कुछ संदेश भी मिलता है। तो ये हम पढ़े हैं द रेप ऑफ द लॉक,
बेहतर कहानी है, मजा आता है पढ़ने में, यानी व्यंग वाला मजा आएगा, हंसी भी बढ़ेगी और बढ़िया चीज भी सीख जाएगा। ठीक, तो वो है। उसके बाद यहाँ पे एक और इनका है रचना जिसका नाम है द डंसियर। तो द डंसियर्स में भी इनका, डंसीड कहते हैं इसे, द डंसीड में भी इनका ये व्यंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक और इनकी रचना है जिसका नाम है द एपिसेट्स। कौन कौन, अगर नहीं वहां दिखे तो यहाँ देखो, एक है द रेप ऑफ द लव, दूसरा है द डंसीड और तीसरा है द एपिस्टेस। ये तीन इनकी ऐसी रचना है जिसमें बेहतर तरीके से उन्होंने व्यंग को दिखाया है। ठीक, यहां से पता चलता है कि कितने बड़े सटायरिस्ट थे, कितने बड़े व्यंगकार थे। टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स आर एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। दो और भी इनकी रचनाएं हैं जो फेमस है, और वो दो कौन सा है, एक है एसे ऑन क्रिटिसिज्म और दूसरा है एसे ऑन मैन। ठीक, अब ये सब चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये रचना है 5 यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछा जा सकता है कि द रेप ऑफ द लव के राइटर कौन है, तो यहाँ इंट्रोडक्शन में तुमको सब बताया गया है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में तुमको क्रिएट करवाया जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, अब है तुम लोगों को कविता, लेकिन कविता नहीं है, अभी कविता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे ओड के बारे में। ओड होता क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ देखो, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये ओड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, जो हम तुमको नहीं बताएं। हम अभी तुमको राइटर के परिचय दे रहे थे, इंट्रोडक्शन। अब जानो ओड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है। ओड का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु पर कोई भी चीज लिखना। ठीक, जब किसी खास व्यक्ति पर लिखा जाता है या खास वस्तु पर, तो उसको हम ओड कहते हैं। ये एक ग्रीक भाषा है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, और लोनली मतलब भी अकेलापन, अलोन मतलब भी अकेलापन। अलोन में होता है कि तुम इसको देख सकता है ऐसे कि जैसे हम कहें अकेलापन, तो दिमाग में आएगा कि कोई व्यक्ति है जो अकेले है, उदास बैठा हुआ है। लेकिन अकेलापन दो तरह के होता है, एक जिसमें हम उदास रहते हैं, और दूसरा अकेलापन ऐसा होता है जिसमें हम अकेले रहते हैं और अपने आप को एंजॉय करते रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपने धुन में मस्त। तो यहाँ पे जो सॉलिट्यूड है ना, वो उसी के लिए आया है, एक अकेला व्यक्ति जो अपने धुन में मस्त है, मस्ती कर रहा है। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति के लिए है। तो आ जाओ, अब ओड के मतलब पूरा समझ लो यहाँ पे, उसके बाद आगे देखते हैं। ओड इज अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ओड ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर संबोधित कविता रहता है, यानी इस कविता में कोई एक व्यक्ति को यहाँ पे पूरे तरह से केंद्र में रख के बात की जाएगी या कोई वस्तु को। जैसे यहाँ पे भी तुमको जब बात किया जाएगा तो यहाँ पे केंद्र में यही है, हैप्पी मैन, जब कविता शुरू करेंगे तब। तो ओड का मतलब समझ गया क्या होता है, कोई वस्तु को या कोई व्यक्ति पर केंद्रित करके उसी के संबंध में लिखा जाता है। द ग्रीक वर्ड ओड मीन्ट अ कोरिक सॉन्ग जनरली अकम्पनीड बाय डांस। अब यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीक शब्द है, ये जो ओड है वो एक ग्रीक शब्द है। ठीक, ग्रीक की भाषा है, और इसका मतलब होता है कोरिक। कोरिक मतलब होता है, तुमको कोरस समझती है, हाँ, कोरस का ही ये रूप है, कोरिक नहीं समझती है। कभी स्कूल गई है तो प्रार्थना गाई है, तो सब एक साथ गाता है ना, एक लय में, जितने भी बच्चे सब एक ही साथ गाते हैं और एक ही लय में, एकदम बराबर आवाज में, उसी को कहा जाता है कोरस। जब एक साथ हम समूह में गाना गाते हैं तो उसको कोरस कहा जाता है। ये तुमको गाना ये सब भी सुनता होगा तो उसमें तुमको मिल जाता होगा कि आगे सिंगर गा लेता है, पीछे से कुछ लोग उसको रिपीट करते हैं, सुनिए कभी, तो उसको कोरस कहते हैं। तो यहाँ पे जो ओड लिखा जाता है, ओड का मतलब ये होता है कि ऐसा गाना जो कोरिक सॉन्ग हो, यानी कि समूह में गाने वाला हो। ठीक, तो ऐसा यहाँ पे तुमको होता है जेका में नृत्य करते हुए, नृत्य के साथ अपना गा रहा है, यानी एंजॉय कर रहा है। ओड का मतलब होता है एंजॉय करते हुए उसको गाना। और सॉलिट्यूड मतलब बता दिए हम कि सॉलिट्यूड में अकेले तो है, लेकिन वो क्या करेगा, अपने मस्ती में रहेगा, वो मौज करते रहेगा।
तो उसी के आधार पर यह लिखा जाता है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज टू रेफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस अ नोबल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो अभी हम कविता पढ़ने वाले हैं, इस कविता में कई सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है, जैसे मेडिटेटिव मतलब ध्यान पूर्वक, ठीक, लंबे तरीके से, और लिरिक्स मतलब यहाँ पे एक चीज याद रखना, सवाल ये भी बन सकता है कि हैप्पी मैन कैसा कविता है, तो कैसा है, लिरिकल है, ठीक। तो लिरिक याद रखना, ऑप्शन में आएगा, तुमको लिरिक दे देगा, सोनेट देगा, ऐसे करके ऑप्शंस देगा, तुमको वहां से बैलेड होता है, तो जो भी दे उसमें से तुमको क्या चुनना है, लिरिक, ठीक। तो इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हिंदी में तुम बात करो तो यहाँ पे देखो तो इस शब्द का इस्तेमाल वर्तमान में लंबी ध्यान पूर्ण गीतात्मक कविताओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यानी जो जिसको हम एक लय में एक गाने की तरह जब लिखते हैं तो वहां पे इस ओड शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गहराई से भी लिखने की सोचने की बात होती है, ठीक। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे गहराई में जाकर के लिखा गया है। कविता तुम्हारे जीवन में उपयोग होने वाला है, उपयोगी कविता है, ठीक, उसको अपने जीवन में लागू कर सकती है, क्योंकि ये कविता जो है ना, ये चीज तो हम बताइए नहीं किए। कब उनका जन्म हो रहा है, 1688 में एक कविता लिखा गया है, लगभग 1700 ईस्वी में। बताओ इनका उम्र कितना है, 12 साल की उम्र में कविता लिखे हैं। ये वाला जो कविता भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब अलेक्जेंडर को 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इस कविता की रचना की थी। और देखना कि उस उम्र में वो कितने गहराई में जाके लिखते हैं, और गहराई में लिखने का भी एक कारण है। इस 12 साल की उम्र में उनको कई सारी बीमारियां हो गई थी, और जब व्यक्ति बीमार होता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। और ऐसे भी हम तुम लोग को कहते हैं कि कभी अकेले रहा करो, आधा घंटा 1 घंटा, और खुद से मिलो, खुद से बात करो, वो बहुत जीवन में फायदा करता है, ठीक। जब व्यक्ति दुखी हो जाता है तो ऑटोमेटिक अकेला रहना पसंद करने लगता है, ठीक। तो अकेले रहता है और अकेले में वो गहराई से चीजों को सोचता है और उसी पर एक कविता लिखता है, जो आज हम लोग को पढ़ना है। आप लोग का उम्र सबका 12 से ऊपर है, 10th में तो 14, 15, 16 इसी के बीच में होगा। तो आपसे कम उम्र में एक व्यक्ति इस कविता की रचना की है, उसको हम लोगों को आज पढ़ना है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान की आवश्यकता थी और उसी प्रकार इसको लिखा गया है। और इस कविता में अगर देखा जाए तो एक हैप्पी मैन कौन हो सकता है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीका से लिखा गया है। ये पूरा दर्शाया ही गया है कि इसके ऊपर एक खुश व्यक्ति की तरफ, एक कौन सा व्यक्ति खुश रह सकता है। हम पहले ही बता दें कि वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई खास व्यक्ति या वस्तु पर लिखना। तो यहाँ पे व्यक्ति पर लिखा जा रहा है, वो भी कैसा व्यक्ति, हैप्पी मैन। यहाँ पे बताता है कवि कि कौन खुश है या कौन खुश रह सकता है, उसके बारे में ये बताएगा, ठीक। देखो पहला लाइन कहा जा रहा है कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। कह रहा है कि वह व्यक्ति खुश है, वह व्यक्ति मतलब कोई भी, वह व्यक्ति खुश है जिसकी इच्छा और चिंता उसके पैतृक कुछ एकड़ जमीन में ही है। यानी यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता के पास कुछ एकड़ जमीन है और वो जमीन उसको मिल गया है, जैसे मान लो मेरे माता पिता के पास कुछ एकड़ जमीन है, वो हमको मिल गया है, हम खुश हैं कि मेरे माता पिता से वो चीज मिल गई। क्यों खुश है, आगे देखो, कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। वह व्यक्ति भी खुश है जो अपने जन्मभूमि पर है, अपने जन्मभूमि में सांस ले रहा है, वो भी व्यक्ति खुश है। खुश रहने के लिए तुमको लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए भी है। अगर मेरे माता पिता के पास कुछ जमीन है, कुछ एकड़, या मान लो कुछ धन संपत्ति है, वो मुझे मिल जाता है, तो उससे हम अपना जीवन यापन बेहतर से चला सकते हैं। जमीन है तो आराम से उसमें हम खेती कर सकते हैं, हमारा जीवन चल सकता है, वहां भी सुखी रह सकते हैं। नहीं तो तुम अरबों कमा लो फिर भी खुश नहीं रहोगे। तो यहाँ पे कवि बता रहे कि कौन खुश है, जिसके माता पिता से कुछ एकड़ जमीन भी मिल गया, वो व्यक्ति भी खुश है, जिसकी इच्छाएं पूर्ति हो जा रही है, चिंता से मुक्त है, वो खुश है। या वो व्यक्ति भी खुश है
जो जहां पे जन्म लिया है वही है, वही के मिट्टी से वो सांस ले रहा है, यानी अपने देश में जी रहा है, जहां पे जन्म लिया है वहीं पे जी रहा है, तो वह व्यक्ति भी खुशकिस्मत है। जो बाहर काम करते हैं वो कहते हैं ना कि तू लोग खुशकिस्मत है, अपना देश में, अपना गांव में, अपना जगह पे है। ठीक, किसी दूसरे जगह जाओ तब अपने जगह की वैल्यू तुमको समझ में आएगी कि क्या वैल्यू होता है। तो वही ये बता रहे हैं कि वो व्यक्ति भी खुश है जो अपने देश में जहां वो जन्म लिया है वही के हवा में सांस ले रहा है। ठीक, तो हम ऐसे भी खुश रह सकते हैं। आगे देखो, कविता तुरंत खत्म हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे देखो, हुज हार्ट्स विद मिल्क, हुज फील्ड्स विद ब्रेड, वह व्यक्ति भी खुश है जिसकी गाय भैंस दूध देती है। अब गाय भैंस हम रखे हुए हैं, दूध नहीं दे रहे तो कोई मतलब क्या है उसका, लेकिन अगर दे रही है तो हम खुशकिस्मत हैं। हमारे पास एक गैया है, 3 साल से बच्चे नहीं दिए, ठीक, लेकिन अगर वो दूध दे रही है तो हम खुशकिस्मत हैं, उससे भी हम खुश रहते हैं। 10 गैया भैंसिया रख लिए और वह में से दूधवा दे रहा है, बेच के भी इनकम कर सकते हैं, खुशी जीवन जी सकते हैं। भरपेट खाने के लिए मिलेगा ना दूध, दही, घी, मक्खन, और क्या चाहिए। ठीक, जीवन में भरपेट भोजन, आराम की नींद मिल जा रहा है तो और क्या चाहिए। बाकी अरबों खरबों कमाएगा तो इच्छा है, और इच्छा कभी पूर्ति नहीं होता है। अगर भरपेट तुमको भोजन मिल रहा है और चैन की तो नींद ले रहा है, चेहरे पे मुस्कान है, तो सबसे अमीर इस दुनिया में, सबसे सुखी तू ही है। यही स्वर्ग है। स्वर्ग में यही सब चीज नहीं मिलता है, तुमको यही मिल गया तो यही पे स्वर्ग है। ठीक, यही ना कि स्वर्ग में आराम मिलता है, एकदम मौज की जिंदगी रहता है, तुमको यही पे मौज। फिर इच्छा पालेगा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती है। वो एक ऐसा पंछी है, 12th में पढ़ना है, गांधी जी बोलते हैं इच्छा एक ऐसा पंछी है, चट्टा को जितने उड़ान दो और उड़ता है, यानी जितना इसकी पूर्ति करोगे और मांगेगा। गौतम बुद्ध भी इस पे कहें कि दुख का कारण ही कौन है, इच्छा है, इसलिए पहले इच्छा को मार दो, तुम्हारा दुख ऑटोमेटिक मर जाएगा। ठीक, इच्छा को मारने के कई सारे 8 वो मार्ग भी बताए हैं, कौन कौन मार्ग पे चल के हम इसको मार सकते हैं। तो यहाँ पे जिसका गाय भैंस दूध दे रहा है खुशनसीब व्यक्ति है। जिसके खेत रोटी दे रही है, यानी खेतों में फसल लग रहा है, खेत है बंजर है तब तो उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन मेरे पास खेत है और अगर वो अनाज दे रहा है, वो रोटी दे रहा है, तो हम खुशकिस्मत व्यक्ति हैं कि हमको सब मिल रहा है। ये सब पोएट, जो पोएट है वो कह रहा है, अलेक्जेंडर पोप का कहना है। आगे क्या कर रहे हैं, हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विद अटायर, कि जिसके गाय भैंस है, गाय भैंस तो रखता होगा, तो जिसकी गाय भैंस है उन्हें वस्त्र प्रदान करता है। गाय भैंस बोल रहे हैं, सॉरी, गाय भैंस नहीं, फ्लॉक्स मतलब होता है तुमको भेड़ बकरी। ठीक, तो जिसकी भेड़ बकरियों से उसको वस्त्र प्रदान हो रहा है, ऊन बनाते ना, ऊनी कपड़ा बनाते ना उससे, तो कहें कि वो व्यक्ति भी खुश नसीब है जिसके पास भेड़ बकरी है और उन भेड़ बकरियों से इन्हें कपड़ा प्रदान हो रहा है, वो व्यक्ति भी खुश है। छुट्टा कर, हाँ हो, सब तो खुश है, बात तो सही कह रहा है। गड़बड़ा गया है, पीछे वाला दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। समझ गया। तो पोएम, जो पोएट है वो आगे क्या कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास गाय भैंस है और अगर वो दूध दे रही है तो वो व्यक्ति भी खुश है, नसीब है, खुश है। जिसकी खेत फसल दे रहे हैं वो व्यक्ति भी खुश है। जिसके भेड़ बकरियां उसे वस्त्र प्रदान कर रहे हैं वो व्यक्ति भी खुश है। Whose trees in summer yield him shade in winter fire, और वो व्यक्ति भी खुश नसीब है जिसके पास पेड़ है और सर्दियों में वो पेड़, गर्मियों में वो पेड़ छाया दे रही है और ठंड में वो आग दे रही है। मतलब एक खुश नसीब व्यक्ति वो भी हो सकता है जिसके पास मान लो पेड़ है, तो जब गर्मी के दिन करेगा तो उस पेड़ की छाया में रहकर वो क्या करेगा, आराम कर लेगा। ठीक, तो उसके कष्ट दूर हो गए, गर्मी से बच गया, तो वो व्यक्ति भी खुश नसीब है। और वो व्यक्ति तब भी खुश नसीब है जब उसी पेड़ से वो ठंड को भी दूर कर ले। जब पेड़ है मेरे पास तो ठंड में उसी के लकड़ी को काट के क्या करेंगे, आग जला लेंगे, तो ठंड से भी बचा लिया।
तो वो व्यक्ति भी खुश नसीब हो सकता है। यानी कवि जो यहाँ पे किया है, छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढ रहा है कि इन छोटे छोटे चीजों में भी हम खुशी को ढूंढ सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। कोई बड़ा बड़ा चीज तुमको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये कई सारी कवि जो है, कवि की अवस्था को समझो तो वो कई सारी बीमारियों से पीड़ित है, और समझो तो वो अपने जीवन में एक उसको लग रहा है भले जिया 50+ जी गए। अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1688 से 1744 निकाल लो तो अच्छा खासा जीवन अपना जी चुके हैं। लेकिन जब कई सारी बीमारी होती है तो ये उम्मीद नहीं कर सकता कि हम लंबे समय तक जिएंगे। तो उस टाइम पे तुम अंतिम समय रहता है, और अंतिम समय पर लग्जरियस जीवन जीने की इच्छा नहीं रहती है। हम छोटी छोटी चीजों में क्या करते हैं, खुशियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। और कवि यहाँ पे क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है। वो छोटे छोटे चीजों में खुशी ढूंढ रहा है कि यहाँ पे भी एक व्यक्ति खुश रह सकता है, जिसका पेड़ गर्मी में उसको छाया और ठंडी में उसको गर्मी दे दे, व्यक्ति वहां पे भी खुश रह सकता है। वो भी एक खुशहाल जीवन हो सकता है। आगे देखो फिर क्या करें अगले लाइन में, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नेडली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे। आगे करें कि वह व्यक्ति धन्य है जो बिना किसी चिंता के घंटों दिनों और वर्षों अपना जीवन व्यतीत करता है। वो भी खुशनसीब व्यक्ति है जिसको कभी भी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं है, तो वो व्यक्ति भी धन्य है। वैसा जीवन सबको नसीब नहीं होता। यहाँ हर व्यक्ति को किसी न किसी बात की चिंता है, लेकिन जिस व्यक्ति को चिंता नहीं है वो व्यक्ति धन्य है। उसके लिए यहीं पे स्वर्ग है, वो सबसे खुश व्यक्ति है। ठीक, वही सबसे खुश नसीब व्यक्ति है जो बिना किसी चिंता के घंटों दिनों और वर्षों अपना जीवन व्यतीत करता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे, जिसका शरीर स्वस्थ है, ठीक, जो जिसका दिमाग शांत है, जो शांति से अपना दिन गुजार लेता है, वो व्यक्ति भी खुश नसीब है। अगर आज आपका दिन शांति से गुजर जा रहा है, आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और आपका जीवन बेहतर से आज गुजरा, तो आज आप खुशनसीब व्यक्ति हैं। ऐसे कर करके अगर आपका पूरा जीवन गुजर जाए तो आप सबसे खुशनसीब व्यक्ति थे कि आप अपने पूरे जीवन में इस तरह का जीवन जिए जहां पे आपको कोई ना तो चिंता थी ना कोई दुख था, एकदम चिंताओं से मुक्त, स्वस्थ और एकदम दिमाग से शांत होकर के मन के शांति से अपना जीवन जिए। ठीक, तो वो व्यक्ति भी कवि की नजर में क्या है, खुशनसीब व्यक्ति है। ठीक, तूने उब रहा है का हो आए? अजी उब रहा है आए? उब रहा है तो जाके पानी में डूब के मर जाओ ना। यहाँ कभी इतना गहराई की बात बता रहा है, ये लोग एकदम ऐसे चिंता होल है, टेंशन होल है, कौन बात करते हैं क्या चीज का, तो टेंशन कुछ लेना, टेस्ट तो देंगे, आएगा नंबर तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर पढ़ेंगे। चिंता लेने से टेस्टवा में आपको आ जाएगा। माने कि हम थोड़ा सा कल मूड फ्रेश करे अलग अलग कुटर को करे तो वो है अलग लइके देखो क्लास में जैसे कोई है, अब मास्टर के भाई है तो कुछ तो अलग रुतबा होना चाहिए ना हो। बोलो आगे देखो इधर, साउंड स्लीप बाय नाइट। आगे देखो कवि किसको खुश नसीब करा है, वह व्यक्ति जो रात को गहरी नींद लेता हो। अब गहरी नींद किसको आएगा, जिसको किसी प्रकार का फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, मस्त सुतेगा एकदम खराटा मार के। ठीक, तो वो व्यक्ति भी खुश नसीब है। स्टडी एंड ईज, स्टडी एंड ईज में यहाँ पे देखो अध्ययन और आराम भी ले सकता है, या ये कहो कि जो हार्ड वर्क भी करता है, कठिन कार्य भी करता है और आसान काम भी करता है, और दोनों में वो मस्त रहता है, तो वो व्यक्ति भी क्या है, खुश नसीब है। टुगेदर मिक्स, यानी कि दोनों को क्या करता है, मिक्स करता है। स्वीट रिक्रिएशन, मधुर मनोरंजन के साथ अपना जीवन जी रहा है, जीवन में कई सारे मीठे उसके मनोरंजन भी हैं, तो वो व्यक्ति भी क्या है, खुश नसीब है। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन,
और जिसके चेहरे पर मासूमियत है, जो मासूम है, वो व्यक्ति भी खुश नसीब है। रहता कहता कहता चेहरे रहता है देख के राक्षस जैसा, ठीक। तो जो व्यक्ति मासूम है वो भी धन्य है, वो भी खुश नसीब व्यक्ति है, ठीक। जो ध्यान के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति भी क्या है, खुश नसीब है, ठीक। तो बताया यहाँ पे कि कौन कौन व्यक्ति खुश नसीब। एक में कहीं भी बंगला, गाड़ी या रुपया, पैसा के बात नहीं आ रहा है, IEM, DM, CM, PM बने के। एकदम छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढी जा रही है। जब जीवन का लास्ट स्टेज पे जाएगा ना, आज पता चल जाए, गए हॉस्पिटल में देखा, डॉक्टर का दिया कि 1 महीना क्या जीवन है बच्चों। हाँ, तो तू दुनिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, तब दोनों का रोजगार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप शांति बैठो। ये कविता, हाँ हाँ, देखो, ए लड़का शांत रहो। ए कवि बता रहा है कि कौन व्यक्ति खुश रह सकता है, ठीक। तो अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा है कि देखो ये व्यक्ति भी खुश हो सकता है, ये व्यक्ति भी खुश रह सकता है, ये व्यक्ति भी। एकदम शुरू से शुरू किया कि जिसके पास थोड़ा सा खेत हो माता पिता के, वो भी खुश रह सकता है। जो गाय भैंस पोस रहा है, अगर उसका गाय भैंस दूध दे रहा है तो खुश नसीब व्यक्ति है। मान लो कोई माली है, बाग लगाया, बगीचा लगाया, फलों का उत्पादन कर रहा है, अगर उसका फल दे रहा है, वहां से छाया मिल रहा है, उसके बाद उस लकड़ी से उसको जलावन मिल रहा है, तो वो व्यक्ति भी खुश नसीब है, ठीक। अगर हम गाय भैंस पोसते, भेड़ बकरी पोसे, उससे हमको वस्त्र मिल जा रहा है तो हम खुश नसीब व्यक्ति हैं। अगर हम आराम की नींद लेते हैं, हम खुश नसीब व्यक्ति। ये बता रहा है कि कौन कौन से व्यक्ति खुश हो जाए। सब छोटा छोटा है, ठीक। छोटे छोटे चीजों में अपना खुशियों को ढूंढ रहा है कि कौन कौन व्यक्ति खुश रह सकता है। यानी कि एक आम व्यक्ति को बता रहा है कि आप कैसे खुश नसीब हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, ठीक। अमीरों को भी लगता है, हम लोग को लगता है कि हम अमीर हो जाते हैं। अमीर को लगता है कि एक दिन ही सब जैसा जीवन जीते, जहिया कोई मीडिया वाला मेरे पीछे नहीं रहता, कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता, स्वतंत्र रूप से घूमते, कोई नहीं हमको पहचानता, कोई नहीं पूछता। उनकी अपनी एक इच्छा है, उसको लगता है कि लोग खुश नसीब कितना है। हम अभी गाड़ी में सूत रहे हैं, चारों पटरी से बकोट लेगा सब, यही सब घूम रहा है मजे में, तो उनकी भी कुछ इच्छा है। हम लोग को देख के लगता है कि ऐसे हम लोग 4 गो बॉडीगार्ड रहता है, ऐसे 4 गो गाड़ी आगे, 4 गो गाड़ी पीछे रहता। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। वो तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, तुम उसके जैसा। इसलिए तो इच्छा ही सबसे बड़ा दुख है, दुखी इस बात को लेकर के। और वो इस दुख में बता रहा है कि देखो कैसे हम खुश रख सकते हैं। कहाँ? ये कवि एक तरह से दिखाना चाह रहा है कि जो तुम्हारे पास है तुम उसी में खुश रह सकता है, उसी में संतुष्ट रह सकता है, ठीक। और ये अपने तरह से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अगर बीमारी के आधार पर देखो तो जीवन छोटा है। ये सोच रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति खुश हो सकता है। अब इनको जीवन में क्या लंबा, ये सोचेंगे कि हमको जीवन में ये बनना है, वो बनना है, जो 50 को बीमारी से ग्रसित है। तो छोटे छोटे चीजों में क्या कर रहे हैं, खुशियों को ढूंढ रहे हैं, ठीक। लोगों को बता रहे हैं कि हम ऐसे भी खुश रह सकते हैं। और देखो कि 12 साल की उम्र में कितना गहराई में जाके ये लिख रहे हैं, ठीक। 10 लेट मी लाइव अनसीन अनोन। अब देखो ये अपने बीमारी का वर्णन यहाँ पे करेंगे कि मुझे ऐसे ही जीने दो, छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढ के, ठीक। अनोन, अनदेखा, अज्ञात में, कि हमको ऐसे ही जीना है, अनदेखा में, अज्ञात में, और हमको ऐसे ही जीने दो। 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई। और उसके बाद करें कि मुझे इस प्रकार से मरने दो कि कोई मेरा शोक न मनाए, यानी मेरे मौत पर कोई न रोए। अभी अपना दुख को यहाँ पे बयां कर रहे कि हमको इसी प्रकार जीना है, इन्हीं सब चीजों में खुशियों को ढूंढना है, और एक दिन ऐसे मर जाना है जैसे हमको कोई न देखा हो, न कोई जानता हो। जब हम मरे तो हमको ऊपर कोई शोक मनाने वाला भी ना हो, कोई रोने वाला भी ना हो। इस तरह से हमको जीने दो। और इन सारी चीजों को दुखी नहीं मना रहे हैं, इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, इंजॉय करें। क्योंकि सैलिट्यूड कहा जा रहा है। सैलिट्यूड का मतलब ये होता है अकेले में मस्त रहना, इंजॉय करना, ठीक। कि मुझे इस प्रकार से जीने दो, मौज करने दो। स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से जब मैं चला जाऊं, इस दुनिया से जाऊं, एंड नॉट अ स्टोन टेल वियर आई लाई। तो जहां पे हमको दफनाया गया, जहां पे मेरी मृत्यु हो, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो इस तरह से चोरी चुपके से जाऊं
कि ये पत्थर को भी नहीं पता हो कि मैं कहाँ हूं, यानी कि मेरा कोई कब्र नहीं हो वहां पे, मुख्य रूप से जहाँ के कवि है वहां पे दफनाया जाता है लोगों को, तो कि मेरा कोई कब्र नहीं होना चाहिए। हमको ऐसे मृत्यु होनी चाहिए जब हम दुनिया से जाए तो किसी को नहीं पता हो कि ये कहाँ मरा, कहाँ दफनाया गया। एक पत्थर भी नहीं होना चाहिए जो मेरे बारे में बताए कि हम कहाँ हैं, कि हमको इस तरह के जीवन जीना है और इस तरह के जीवन को हमको क्या करना है, इंजॉय करना है। ठीक, इसको दुख में नहीं मनाना है, क्या करना है, इसको इंजॉय करते हुए जीना है कि हमको ऐसा ही जीवन जीने दो, हमको ऐसे ही रहने दो। तो पूरा यही था तुमको इस कविता में जो कवि बताना चाह रहे थे। तो मुख्य रूप से इसमें था कि एक खुश नसीब इंसान कौन हो सकता है, कौन व्यक्ति खुश है, कौन हैप्पी मैन है। ठीक, अब यहाँ से कई सारे तुमको ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, पंक्ति उठा उठा के, कई बार तुमको पंक्ति दे देगा ऐसे करके, अब पूछेगा ये लाइन कहाँ से ली गई है, आपको कविता याद है तो बता दीजिएगा कि इस कविता से है। ठीक, कई बार पूछ देगा कि कवि के अनुसार कौन खुश नसीब व्यक्ति है, तो इसमें कई सारे रीजन बताए गए हैं। ठीक, इसमें से कोई भी दे सकता है। तो जो भी क्वेश्चन अब तक बिहार बोर्ड बनाया है और एक्स्ट्रा में जो बनेगा छोटा बड़ा सबका कल पहले टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे होगा, समझ गए। मतलब हमारे 1 घंटे का क्लास है ना जी, 1 घंटे के क्लास में हम दोनों कर लेंगे, आपका टेस्ट भी हो जाएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उसी टाइम पे आपको सॉल्व भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना ही है।